नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। युद्ध विध्वंसकारी हो रहा है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ईरान मान नहीं रहा और अमेरिका रुक नहीं रहा। युद्ध जाहिर तौर पर विनाशकारी साबित होता दिख रहा है। युद्ध में भले ही अगर कोई भी देश डायरेक्टली ना जुड़ा हो, उसके बावजूद भी ग्लोबल इकोनॉमी पर जो सेटबैक आया है, उससे कोई भी देश अछूता नहीं है। लगभग 1 महीने में अगर क्रूड ऑयल को आप देखें तो 40 से 50% इसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम जाहिर तौर पर सभी देशों की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट करेंगे। मार्केट सहमा हुआ है। ऐसे में आपको, यानी कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर की क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या ये वक्त सोने चांदी में इन्वेस्ट करने का है? सोने चांदी के दाम क्या और भी ज़्यादा नीचे गिरेंगे? हर बारीकी हम मार्केट की समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं बाजार विशेषज्ञ शरद कोहली जी। शरद कोहली जी, वेलकम। नमस्कार आपको और न्यूज़ 18 के सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। जी, सबसे पहले क्रूड ऑयल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल हमने देखा कि लगभग 50% 1 महीने के अंदर जाकर बढ़ा है। तो ये कहाँ आपको जाता हुआ दिख रहा है और इसका मार्केट पे क्या असर होगा, या क्या असर अभी भी है? जी हाँ, देखिए, युद्ध हो रहा है खाड़ी के देशों में, खाड़ी के इलाके में, पर क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरी दुनिया पर इस समय असर कर रखा है। और ये युद्ध शुरू होने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये $65-70 के बीच में था। राइट। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं, शायद आपका वीडियो थोड़ी बहुत देर में लाइव हो जाएगा, $115 के आसपास पहुँच गया है। तो आप देखें तो करीब करीब $45 वहाँ से, यानी कि 60% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी इसमें हुई है। अब कहने को ये एक सिर्फ कमोडिटी महंगी हुई है, पर इसका असर बहुत दूरगामी है, क्योंकि इसने क्या किया है कि इसने सबसे पहले तो इसने शेयर मार्केट को हिला दिया है। दूसरा, इसकी वजह से क्या हुआ है कि इनपुट कॉस्ट अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की बढ़ गई है। आप शायद कम लोग जानते होंगे कि क्रूड का इस्तेमाल हम गाड़ी चलाने में, पेट्रोल डीजल में आम आदमी करता है, वहाँ तो करता ही है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में असर होता है। आप अगर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री लें, पेंट इंडस्ट्री लें, केमिकल इंडस्ट्री लें, जितनी भी इंडस्ट्री, ये छोड़िए जो कांच की बॉटल्स बनती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं, इतनी सारी चीज़ों पर ये क्रूड असर कर रहा है। और क्रूड बढ़ने का मेन कारण रहा है कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया और जिस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होने लगे दोनों तरफ से, तो इसकी वजह से क्रूड बढ़ने लगा। और अभी तो एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया की अपनी इकोनॉमी, और रशिया 4 साल से युद्ध लड़ रहा है, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने लगी है। और उसने 1 अप्रैल से अभी गैसोलीन की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया। और ये भी बात की जा रही है, हालांकि कंफर्म नहीं हुआ, कि हो सकता है, क्योंकि रशिया क्रूड का बहुत बड़ा सप्लायर है, भारत उनसे लेता है, आपको पता होगा, हो सकता है रशिया उसके एक्सपोर्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगा दे। तो बहुत ही चिंता की परिस्थिति है, क्योंकि क्रूड का लगातार बढ़ना, और इससे हर देश प्रभावित है। हर देश प्रभावित, बल्कि मैं एक कदम आगे जाके बोलूँगा कि हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये महंगाई को लेकर आएगा। और इन्फ्लेशन की दर, जो कि भारत में बहुत समय से नियंत्रण में थी, मैं अगर भारत की बात करूं, तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे अब ये बढ़ती हुई दिखेगी। हालांकि पिछले 1-2 महीने में ये वैसे ही बढ़ी है, युद्ध की वजह से नहीं, पर अब जो नए आंकड़े आपको इन्फ्लेशन के दिखाई देंगे, वो आपको और आगे जाते दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो मनु इसमें यह है कि अगर ये क्रूड के दाम लगातार बढ़ते रहे, तो जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, 1-2 निजी कंपनीज़ भी हैं, ये भी एक लिमिट तक अपने आप को दाम बढ़ाने से रोक पाएंगी। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश है एक्साइज ड्यूटी को कम करके महंगाई को नियंत्रण करने की, लेकिन क्या ये मानते हैं कि ये एक टेम्परेरी स्टेप होगा और मुझे बहुत लगता है, कम वक्त के लिए? मुझे लगता है सरकार एक्साइज कम कर सकती थी, उन्होंने कम कर दी, 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पे से घटा ली। पर अगर ये यहाँ से और आगे कीमत जाती रही, तो इसका नतीजा ये होगा कि जो इन कंपनीज़ की बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन हम बोलते हैं जो इनके प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जैसे जैसे इनके घटते जाएंगे और ये लॉस में आएंगी, बल्कि एक जानकारी तो ये भी कहती है ऑलरेडी लॉस में आ चुकी हैं, क्योंकि कहाँ ये 60-70 पर खरीद रहे थे, अब ये 115 के आसपास खरीद रहे हैं। और इन्होंने पीछे जो प्रॉफिट इकट्ठा किया था जब क्रूड सस्ता था, उस प्रॉफिट को भी अब पता लगा है कि खर्च कर चुके हैं, यानी कि वो रिजर्व भी ख़त्म हो चुका है। तो अब ये लॉस में अगर और बढ़ते हैं, क्योंकि सरकार ने तो एक्साइज का काम कर लिया, हालांकि अभी इसमें एक पैडिंग और है जो की जा सकती है, वो ये है कि राज्यों के पास जो वैट आता है, मैं बता दूं कि पेट्रोल डीजल की प्राइस में क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें राज्यों का वैट कीमत होती है, जो पीछे से पेट्रोल डीजल रिफाइन होके आता है, राज्यों का वैट, सेंट्रल एक्साइज, और इसके अलावा डीलर्स कमीशन, यानी कि जिस पेट्रोल पंप से आप लेते हैं
उसकी कमीशन होती है, प्लस इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है। तो राज्यों का वैट, बहुत सारे राज्यों की तो मनु हालत ये है कि उनकी अपनी बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है, तो ऐसे में वो वैट कम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये क्रूड इसी तरह लगातार बढ़ता रहा और जो हालात अभी भी खाड़ी में बन रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब अपने ट्रूप्स को अब ज़मीन पे उतारने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं इसी पॉइंट पर आने वाली थी कि एस्केलेशन तो ये बढ़ता दिख रहा है और ट्रम्प जो पर्सनालिटी है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एक तरफ वो सीज फायर कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने देखा कि मार्केट में एक उम्मीद थी, सेंसेक्स निफ्टी थोड़ा सा उठा था, लेकिन अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है, दूसरी तरफ भी देखिए कि वो अपनी एक टुकड़ी जो है वो सेना की वहाँ ज़मीन पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं, ज़मीनी हमला ईरान पर करते हैं, तो जाहिर तौर पर फिर मार्केट की स्थिति क्या होगी? देखिए, ट्रम्प साहब ने जो सीज़ फायर की बात की थी, पहली बात वो एक ब्लफ था। वो उन्होंने जो टाइम लिया, उन्होंने तो ये भी कहा मैं ईरान के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ईरान के तो किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी नहीं उसको रेटिफाई किया। उन्होंने तो कहा हमारी कोई बात नहीं हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब ने कुछ समय लिया, जिस समय ये अपने सैनिकों को अमेरिका से और वहाँ पहुँचा सकें। तो ये समय के लिए उन्होंने एक ब्लफ किया कि मैं बोल देता हूँ मैं 10 साल का सीज़ फायर कर रहा हूँ। हालांकि ये ध्यान देना होगा मनु कि उन दिनों में भी हमले रुके नहीं, तो सीज़ फायर तो वैसे भी नहीं था। तो ये एक युद्ध रणनीति थी, ये रणनीति थी, एक ब्लफ था कि भाई शायद ये सोच के कि मैं 10 दिन बातचीत चल रही है। तो अब अगर ज़मीन पर सैनिक उतर आते हैं और खरग आइलैंड को वो लेने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है युद्ध बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि IRGC जो ईरान की सैन्य शक्ति है, उसने तो धमकी दे दी है बड़ी ओपनली कि आप आके दिखाओ, हम शार्क की तरह बैठे हुए हैं। शार्क होती है मछली, शार्क होती है मछली जो निगल जाती है, कि हम तो निगल जाएंगे, आपको सर्वनाश कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और इसका असर और क्या होगा कि ईरान अपने हमले और ज़्यादा कर सकता है। और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात मनु इसमें यह है कि क्या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले शुरू हो जाएंगे, क्या न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर लीक हो सकती है। आज तो पता लगा कि कुवैत में ये लोग जितने भी खाड़ी के देश हैं, ये पानी समुद्र से लेते हैं जी। और समुद्र का पानी आपको पता है खारा होता है, तो इन्होंने सैलिनेशन प्लांट्स लगाए हुए हैं जिसके सहारे इनका ज़िंदगी चलती है, वरना तो पानी नहीं है वहाँ पर, तो ज़मीन के अंदर तो पानी है नहीं। तो आज पता लगा कि ईरान ने कुवैत के सैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है, उसमें एक भारतीय की मृत्यु की भी खबर है, आपको पता लगा होगा। तो ये हमले यहाँ से साथ साथ युद्ध चलेगा ज़मीनी तौर पर, उधर हमले होते रहेंगे तो युद्ध और विध्वंसक हो सकता है। और एक यानी कि आप ये कह रहे हैं हो सकता है कि आने वाले दिनों में खाड़ी देश भी रिटेलिएट करें ईरान पर? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन पर इस तरीके से हमला, आपको याद होगा सऊदी अरेबिया और UAE इस बात को कह चुके हैं कि भाई हम कब तक ये सहते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ से हार्ड बयान आया भी था, और ये भी एक अंदर खाने खबर है कि वो ट्रम्प से भी कह रहे हैं कि युद्ध रोकिएगा मत। जी। तो ऐसे में क्या होगा कि बाब अल मंदेब जो रेड सी का रास्ता है, दूसरा रास्ता जो है तेल आने से, जहाँ से दुनिया का 12% तेल आता है, आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो 20% आता है, बाब अल मंदेब से भी 12% आता है। तो ईरान ने तो ये भी धमकी दी है कि हम उसको बंद कर दें, क्योंकि वो हूतियों के यमन वहाँ पास में है, और यमन में हूती जो इनके लड़ाकू हैं उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। तो परिस्थिति, आपने बात क्योंकि क्रूड की चल रही थी, तो मुझे लगता है अगर ज़मीनी हमला हुआ और बाब अल मंदेब जो रेड सी का रास्ता है वहाँ से अगर रास्ता बंद होता है, तो क्रूड की प्राइस, मैं आपको ये, हालांकि मैं चाहूँगा कि मेरी ये भविष्यवाणी गलत हो जाए, $150 को भी पार कर सकती है। और ईरान ने तो धमकी दी थी $200 पार। $200, ये तो खैर चलिए धमकी की बात थी, पर $150 आपको जल्द होती दिखेगी। और मनु, इसमें एक हमारे फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को एक ज़रूरी बात समझनी ये है कि अगर 105 और $110 के बीच में क्रूड भारत लेता है, तो भारत को जो लैंडेड कॉस्ट आती है वो करीब $150 के आसपास आती है, क्योंकि उसमें शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, रिफाइनिंग कॉस्ट, और भारत जो है वो क्रूड बास्केट खरीदता है वेनेजुएला से, अल्जीरिया से, तो कीमत बढ़ती है तो सब जगह बढ़ जाती है ना, तो भारत को वो इससे भी कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई कहाँ जाके पहुँचेगी।